वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिडटर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिडटर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 507 के मिडटर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 12 से लेकर 22 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। CBIS फ्रॉम फंक्शनल व्यू पॉइंट। CBIS जो है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका जो व्यू है फंक्शनल पर्सपेक्टिव से। इसको जो है वो डिवाइड किया जा सकता है सब सिस्टम्स के अंदर, और जो कि बेस करता है कि कैसे यूजर्स जो है उनको ग्रुप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। और ये जो ग्रुपिंग होती है यूजर की, ये होती है इन टर्म्स ऑफ जो रिलेटेड टास्क होते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं। और ये एक्सप्लेन करता है कि CBIS जो है वो ब्रोक डाउन होता है स्मॉलर और ज़्यादा मैनेजेबल यूनिट्स के अंदर, जो कि बेस करता है यूज़र रोल्स के ऊपर और टास्क जो कि वो परफॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसके बाद आता है फिर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि OIS है। सो OIS की जो टर्म है ये देखती है ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पे प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप्स, जिनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी हो, इन्फॉर्मेशन नीड्स एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन नीड जिनकी रिलेटेड होती है लेकिन इंडिपेंडेंट होती है। और ये क्लैरिफाई करते हैं कि OIS जो है वो बना होता है ग्रुप से, फोकस होता है स्पेसिफिक प्रोसेसेस, और साथ में जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो है वो डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि MKIS है। ये जो एक टाइप ही है इंफॉर्मेशन सिस्टम की ही एक टाइप है, और जो कि हेल्प करता है फर्म्स को अचीव करने में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स कुछ ये है कि आइडेंटिफिकेशन होना जो है वो कस्टमर की फर्म्स की प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। इसके अलावा डेवलपमेंट होना उन प्रोडक्ट और सर्विस की, ताकि पूरा किया जा सके कस्टमर नीड। इसके अलावा प्रमोशन होना प्रोडक्ट और सर्विस की, और प्रोविजन होना आफ्टर सेल्स कस्टमर सपोर्ट की। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन की टाइप से इसमें मार्केटिंग इंटेलिजेंस आ जाती है। इन्फॉर्मेशन फ्लो जो होता है एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट के अंदर, और इससे मुराद एक्सटर्नल मार्केट रिसर्च और एनालिसिस होता है। इसके अलावा इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि गैदर की जाती है विद इन फर्म, और ये कवर करता है इंटरनल डेटा, सेल्स फिगर्स वगैरह को। इसके अलावा मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती है, इन्फो जो कि फ्लो होती है फर्म से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ, और इससे मुराद मार्केटिंग कैंपेन्स और जो है वो कम्युनिकेशन वगैरह इसके अंदर आ जाती है। मैनेजमेंट लेवल्स जो होते हैं MKIS के अंदर, वो कुछ इस तरह के लेवल होते हैं। सबसे ऊपर हमें स्ट्रेटेजिक लेवल दिखाई देता है, फिर नॉलेज लेवल, मैनेजमेंट लेवल एंड दी ऑपरेशनल लेवल हमें दिखाई देते हैं। न्यू डायमेंशंस जो है वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, एक्सटेंसिव यूज के जरिए कंप्यूटर का मार्केटिंग फील्ड के अंदर न्यू और कॉन्सेप्ट जो है वो देखने में आते हैं। मार्केटिंग की फील्ड के अंदर हम देखते हैं जो कि रेवोल्यूशनाइज करते हैं उस तरीके को जो कि कस्टमर के साथ डील करने के हैं। और ये एक्सप्लेन भी करता है इस चीज़ को कि किस तरीके से जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं। न्यू कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके के हैं जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि CRM है। इसके अलावा सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है, और इसके अलावा जो है वो कॉल सेंटर्स भी आ जाते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को अब हम देखते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर। बिजनेस जो है वो इंक्रीजिंगली तौर पर टॉक करते हैं जो फॉस्टर करने के बारे में अपने जो रिलेशनशिप होते हैं कस्टमर्स के साथ। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ मॉडर्न बिजनेस जो है वो उनके लिटरली तौर पे मिलियंस ऑफ कस्टमर भी हैं। और ये हाईलाइट करता है चैलेंज जो है मेंटेन करना कस्टमर रिलेशनशिप जो है इतने बड़े जारी बात है स्केल के ऊपर। जो बेनिफिट है CRM के, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें आ जाता है कि मेंटेन करना और एनहेंस करना, बढ़ाना कस्टमर बेस को, एनकरेज करना कस्टमर लॉयल्टी को, हासिल करना ज़्यादा कस्टमर का जो वॉलेट शेयर है। और CRM जो एक बिजनेस स्ट्रेटजी है जो कि इससे आगे है, जो इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है इंक्रीज करना प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी। रीज़न जो है अडॉप्ट करने के लिए CRM, उसको अगर हम देखते हैं तो कस्टमर अब जो है वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि एग्जीक्यूट किया जाए ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में, ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए। यानी कि वो चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म हो, अब वो ये चाहते हैं। और इसके अलावा ये कि इस्टेब्लिशमेंट जो है कस्टमर सर्विस सेंटर की, उसने जो रिमूव किया है जो इनकन्वीनियंस थी एक्सेस करने की, वेंडर्स की जो फिजिकल लोकेशन थी, फिजिकली पहुंचना वहां तक। और उसके अलावा ये कि जो एब्सेंस है फिजिकल कॉन्टैक्ट की, कंपनीज जो करियर्स हैं कि रखें सॉफ्ट टच जो है एफिशिएंट मैनर के अंदर। ये रिक्वायर रखता है करता है कि रखा जाए कस्टमर वाइज ऑनलाइन ट्रैक जो है पास्ट करस्पॉन्डेंस और ट्रांजेक्शन्स का।
सो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है अब। सो ये ऑटोमेट करता है कंपनी की जो कुछ क्रिटिकल सेल्स और जो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल ये इंट्रोड्यूस करता है ऑटोमेशन एस्पेक्ट जो है वो और इसके अंदर हम देखते हैं, अगर हम अब एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट है, फोरकास्टिंग सेल्स है, सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्रैक रखना कस्टमर प्रेफरेंसेस का। इसके अलावा सेल्स स्टाफ परफॉर्मेंस भी है। नाउ दी कॉल सेंटर। सो अब अगर हम कॉल सेंटर देखते हैं, आज के दौर में हम देखते हैं काफ़ी सारे कॉल सेंटर हमें देखने में आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने भी होते हैं बड़ी बड़ी और इंडिपेंडेंटली भी हमें देखने में आते हैं। सो इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ज़ाहिर बात है कस्टमर्स के साथ और ये जो है वो काफ़ी इसको हम देखते हैं पॉपुलैरिटी मिल रही है। सो इससे मुराद एक डिपार्टमेंट होता है एक कंपनी के अंदर भी या फिर ज़ाहिर बात है थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी जो कि हैंडल करती है टेलीफोन सेल्स और जो सर्विस होती है और ये एक्सप्लेन भी करता है जो पर्पस है और इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस है कॉल सेंटर की। सो कॉल सेंटर यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स राउट करने के लिए कॉल जो है अप्रोप्राइट एजेंट को, एक सही एजेंट जो है वहाँ तक कॉल पहुँचती है। और ये डिस्कस करता है कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कॉल सेंटर में। सो इन एडिशन एक कॉल सेंटर के कलेक्टिव हैंडलिंग जो होती है लेटर की, फैक्सेस की और ईमेल की, एक लोकेशन के ऊपर वो जानी जाती है एज अ कॉन्टैक्ट सेंटर के तौर पे भी। और ये जो है बढ़ाता है डेफिनेशन को कि इनकम्पेस किया जाए बहुत सी जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको। नाउ दी मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि डील करता है कुछ इन चीज़ों के साथ जिसके अंदर आया था हमारे पास प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्शन गोल्स, इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल्स और एंड दी स्केजुलिंग। नाउ द फाइनेंशियल सेक्टर। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर को। सो जो डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर और फिर ये जो है बन जाते हैं बेसिस जो है डिज़ाइन और डेवलपमेंट की फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम की। और ये हाईलाइट करता है कि जो सिस्टम डिज़ाइन है वो टेलर होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से। सो बैंक जो है वो कॉमनली तौर पे वो फॉलो कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स और जो लिस्ट है कॉमन डिपार्टमेंट की बैंक के अंदर वो कुछ इस तरह से है। ट्रेजरी है, एडवांसेस है, ट्रेड फाइनेंस है, कॉरपोरेट है और कंज्यूमर बैंकिंग भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा डिपॉजिट भी है, कस्टमर सर्विसेज है, लीज है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और ऑपरेशंस वगैरह भी है। नाउ दी एयरलाइन इंडस्ट्रीज। सो बहुत से जो है जाहिर बात है डिपार्टमेंट हमें देखने में आते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री को। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें फ़्लाइट ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है सब डिपार्टमेंट के साथ और इसके अलावा हमें फ़्लाइट स्केजुलिंग है, कॉकपिट क्रू डिपार्टमेंट है, केबिन क्रू डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और इसके अलावा ग्राउंड सपोर्ट है, कैटरिंग है और इंटरनल ऑडिट भी है। नाउ द इन्वेंट्री सब सिस्टम। सो इन्वेंट्री सब सिस्टम का फोकस होता है मेंटेन करने के ऊपर रिकॉर्ड्स और जो मूवमेंट होती है इन्वेंट्री लेवल के ऊपर और जो उसका यूजेज है उसके ऊपर। सो ये जो है एम्फेसाइज करता है जो कोर फंक्शन है इन्वेंट्री सब सिस्टम का। सो अब ये जो कंट्रोल होता है इन्वेंट्री का क्रूशल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ द प्रोडक्शन सब सिस्टम, इसको जो है वो देखा जाता है एज अ मोस्ट क्रिटिकल पार्ट जो है तमाम जो भी मैन्युफैक्चरिंग सब सिस्टम है। सो बेसिकली ये जो है ट्रैक करता है फ्लो ऑफ जॉब जो होता है पूरे के पूरे जो एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके थ्रू। और ये रिकॉर्ड भी करता है जो चेंज आता है फॉर्म ऑफ गुड्स के अंदर या फिर ट्रांसफर ऑफ गुड्स के अंदर वन प्लेस टू अदर। और ये डिस्क्राइब करता है फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन सब सिस्टम डिटेल के अंदर। उसके बाद है मेंटेनेंस एंड स्केजुलिंग सब सिस्टम। सो एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए मशीन्स को टाइमली तौर पे अवेलेबल होना चाहिए, वक्त पे वो अवेलेबल हों। और कई बार ऐसा होता है कि मशीन जो है वो रिपेयर है या फिर अवेलेबल नहीं है यूज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए। सो बगैर इस सब सिस्टम के पॉसिबिलिटी होती है कि कस्टमर ऑर्डर्स जो है वो पूरे ना हो टाइम के ऊपर। और ये अंडरलाइन करता है जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, नताइज जो होते हैं नेगलेक्ट करने के, मेंटेनेंस और जो स्केजुलिंग होती है। उसके बाद है क्वालिटी सब सिस्टम। अब ये सब सिस्टम इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन हो मेड और एंड प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन मेड और जो एंड प्रोडक्ट है वो डिलीवर की जाए कस्टमर्स तक और वो कंफर्म भी करे क्वालिटी स्टैंडर्ड जो कंपनी ने सेट किए उनके मुताबिक हो।
सो क्वालिटी कवर करती है एस्पेक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल है और जो परचेज किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक, और जो इम्प्रूव फिनिश गुड्स हैं कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM यानी कि, अब जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि TQM है, ये जो है वो सेट होता है मैनेजमेंट का और कंट्रोल एक्टिविटीज़ का, जो कि फोकस करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर, और ये डिफाइन करता है कि बताता है कि जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की और सर्विस की वो इन्हेंस होती है, बढ़ती है, और फिर उसको ऑफर किया जाता है कंज्यूमर तक। सो कॉस्टिंग सब सिस्टम, कॉस्ट जो है वो आती है ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में, और मॉनिटर करना कॉस्ट को रेगुलर बेसिस के ऊपर रिक्वायर करता है कि एक फॉर्मल कॉस्ट सब सिस्टम का होना, और जाहिर बात है क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही चीज़ें बनाया जा रहा है। सो प्लानिंग, प्रोडक्शन और ऑपरेशंस, ये फंक्शन जो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सी फर्म में सपोर्ट इसको किया जाता है IT से। जो मेजर एरियाज होते हैं प्लानिंग के और जो उनके कंप्यूटराइज सपोर्ट, वो कुछ इस तरीके से हैं कि जैसे कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग MRP, और मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, इसके अलावा ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। नाउ द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। सो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग नीड्स जो होती है उनको प्लान होना चाहिए कंप्लाइंस के साथ प्रोडक्शन स्केड्यूल के, और इनिशियली कंपनीज जो है वो यूज़ करती थी इस प्लान को मैनुअली एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए जो कि खिलाया जाता था मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान, और उसके बाद फिर आता है मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। सो एक एक्सपेंडेड वर्जन जो है MRP का, जो कि इंटीग्रेट करता है फाइनेंस, अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल और जो दूसरे बिजनेस प्रोसेसेस हैं इनको MRP सिस्टम के अंदर। इसमें शामिल ये भी होता है जो प्रोडक्शन स्केजुलिंग फंक्शन है और इन्वेंट्री कंट्रोल फंक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं ऑटोमेटेड टूल्स। IT जो है सक्सेसफुली जो है वो यूज़ हुई कटिंग करने में, जो टाइम रिक्वायर्ड था डिज़ाइन के लिए प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज के प्रोसेस की, और जो इसकी जो कुछ एप्लीकेशन है यहाँ पर वो ये है कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अब है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग की हम बात करें, मार्केटिंग को नॉर्मली लोग क्या समझते हैं, सेल्स समझते हैं, लेकिन जाहिर बात है मार्केटिंग में और भी बहुत कुछ है। प्रोडक्शन सब सिस्टम्स जो होते हैं उनको ज़रूरी होता है कि वो लिंक हो मार्केटिंग सिस्टम के साथ, ताकि प्रोड्यूस करें राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जितनी रिक्वायर्ड है। मार्केटिंग में होता ही है कि जो कस्टमर को रिक्वायर्ड होता है वही चीज़ हो, तो जितनी रिक्वायर्ड है उतनी हो, और ये एम्फेसाइज करता है जो कोऑर्डिनेशन है प्रोडक्शन और मार्केटिंग के दरमियान। उसके बाद फिर आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM यानी कि। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स जो है वो शामिल होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, यानी कि जो लेबर वगैरह होते हैं वो, और क्योंकि फैक्ट्री प्रेमाइसिस जो है उनको वहाँ पे जो है वर्किंग होती है कंटिन्यूसली, और जो अवेलेबिलिटी होती है रिलेवेंट लेबर की वो ज़ाहिर बात है क्रिटिकल हो जाती है। फिर क्रिटिकली तौर पे ज़ाहिर बात है वो उसको फिर देखना पड़ता है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस की हम बात करें, अकाउंट्स जो है उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। दूसरे जो रिकॉर्डिंग पॉइंट है पूरे प्रोसेस के अंदर, प्रोक्योरमेंट से फिनिश गुड स्टोर रूम तक। नाउ द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स की टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है कन्वर्जेंट सॉल्यूशंस के साथ, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं मल्टीपल लेस प्रिडिक्टेबल सॉल्यूशंस के साथ, सेमी स्ट्रक्चर्ड होती हैं प्रॉब्लम जो कि फॉल करती है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के दरमियान एक ग्रे एरिया होता है। द टाइप्स ऑफ डिसीशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीशंस होते हैं। स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होता है जो कि बेस करता है रेकरिंग और रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स के ऊपर। अनस्ट्रक्चर्ड होता है जो कि बेस करता है रूटीन, क्रिटिकल और नॉवल जो होती है नेचर उस पर। और सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं जो कि फॉल करते हैं दोनों के दरमियान, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के दरमियान एक ग्रे एरिया होता है। नाउ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो इसमें स्टेप्स हैं, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस में आइडेंटिफाई करना कंडीशंस नीडिंग डिसीशंस, ऐसी कंडीशन जिनको ज़रूरी है डिसीशंस की, डिज़ाइन डेवलप करना, एनालाइज करना, ऑप्शन चॉइस,
सेलेक्ट करना है कोर्स ऑफ एक्शन इम्प्लीमेंटेशन, कैरी आउट करना उन एक्शन को, यानी कि अप्लाई किया जाएगा उन एक्शंस को, और मॉनिटरिंग एवेल्यूएट करना, कॉन्सिक्वेंसेस एग्जामिन करना, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, जो भी नताइज वगैरह हैं उनको। रैशनल मैन मॉडल है, ये जो है रिगरस रैशनल मॉडल है, जो कि ये जो है प्रिज्यूम है कि इंडिविजुअल जो है वो रैशनल एनफ है कि एक्यूरेटली तौर पे वो रैंक करे तमाम अल्टरनेटिव। सो जबकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि ह्यूमंस की स्पेसिफाई करना तमाम जो अल्टरनेटिव्स होते हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो इम्पॉसिबल होता है। सो ये एक्नॉलेज करता है जो लिमिटेशंस होती है मॉडल की रियल वर्ल्ड सेटिंग के अंदर। नाउ द बाउंडेड रेशनैलिटी, सो जहन में व्यू में रखते हुए जो हाई लेवल है परफेक्शन की और जो कंप्लीटनेस रिक्वायर्ड होती है रिगरस रैशनल मॉडल से, सर्टेन एडजस्टमेंट जो है वो की गई इस मॉडल के अंदर। सो बाउंडेड रेशनैलिटी फोकस करती है फैक्ट के ऊपर कि इंडिविजुअल प्रेफर करते हैं अवॉइड करना न्यू अनसर्टेन अल्टरनेटिव्स, और वो रिलाई करते हैं ट्राइड और ट्रू रूल्स के ऊपर, एसओपीज के ऊपर। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको सोचा जाता है कि होना सिंगल गोल जिसको कंट्रोल किया जाता है सीनियर लेवल डिसीजन मेकर की तरफ से, जो कि कम्प्लीटली इन्फॉर्म्ड होते हैं। और ये डिस्क्राइब करता है एक ट्रेडिशनल व्यू जो है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग का, जबकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करती है डिसीजन एज अ होल। और कुछ मॉडल्स हैं जो कि ब्यूरोक्रेटिक है, पॉलिटिकल और गार्बेज कैन मॉडल भी आ जाता है। सो जो फेजेस है आईटी प्लानिंग की, उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या शामिल होता है, इसके अंदर ओरिएंटेशन है, असेसमेंट है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, टेक्निकल प्लानिंग प्लान भी आ जाता है। उसके बाद एक बात है सिस्टम डेवलपमेंट। अब सिस्टम डेवलपमेंट जो है वो क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट से मुराद जो है वो स्ट्रक्चरिंग होती है हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की, ताकि अचीव किया जाए इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोसेसिंग जो होती है इंफॉर्मेशन की। और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस होता है डेवलप करने का इंफॉर्मेशन सिस्टम एक मल्टी स्टेप प्रोसेस के ज़रिए। सो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जाना जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के तौर पर भी। सो अच्छा ये दोबारा आ गया यहाँ पर। सो सिस्टम डिज़ाइन एंड डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें, जो पर्पस है एलोबरेट करने का, जो कॉन्सेप्ट है डिसीजन मेकिंग का कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के, वो ये था कि आपको रियलाइज़ कराना इम्पोर्टेंस जो है फैक्ट की के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को जो है वो लाजमी तौर पर सपोर्ट करना चाहिए मैनेजर को टाइमली और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए। ये एक्सप्लेन करता है जो इम्पोर्टेंस है अलाइन सिस्टम डिज़ाइन की इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के साथ। जो फेजेस हैं आईटी प्लानिंग के अंदर वो हैं ओरिएंटेशन, असेसमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और टेक्निकल प्लान। नाउ डिवाइड इज सिस्टम डेवलपमेंट। अच्छा, सिस्टम डेवलपमेंट से मुराद स्ट्रक्चरिंग होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, ताकि अचीव किया जाए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो मॉडल्स यूज़ हुए सिस्टम डेवलपमेंट के लिए उसके अंदर, इनिशियली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एक प्रोग्रामर होता है जो कि लिखता है कोड ताकि वो सॉल्व करे प्रॉब्लम या फिर ऑटोमेट करे प्रोसीजर। और ये डिस्क्राइब करता है अर्ली लेस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये भी अच्छा ये रिपीट हो गई है ये स्लाइड। अब ये कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वर्सेस एसडीएलसी। जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि डिवाइड करता है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को स्मॉलर ज़्यादा इजीली मैनेज सेगमेंट या फेसेस के अंदर। और जो सेगमेंटिंग प्रोजेक्ट है अलाउ करता है मैनेजर को कि वेरीफाई किया जाए सक्सेसफुल कंप्लीशन जो है प्रोजेक्ट फेसेस की, इससे पहले कि एलोकेट किया जाए रिसोर्सेज सब्सिक्वेंट फेसेस तक। जो टाइप्स है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल की, इन टाइप्स के अंदर हमारे पास आ जाता है वाटरफॉल या फिर क्लासिकल लाइफ साइकिल या लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, इसके अलावा इंक्रीमेंटल मॉडल और आइटरेटिव मॉडल भी। नाउ द नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट में हम देखते हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो यूजुअली
डेवलप होते हैं नीड बेसिस के ऊपर, जो कि ये कि प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और रेंडम सिस्टम डेवलपमेंट नेसेसरी। सो इस फेज़ के अंदर स्टेक होल्डर को लाजमी तौर पे अटेम्प्ट करना चाहिए कि वो आ सकें कुछ अंडरस्टैंडिंग की तरफ, जो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम है या फिर अपॉर्चुनिटी जो कि वो एड्रेस कर रहे हैं, और ये हाईलाइट करता है ऑब्जेक्टिव जो है नीड असेसमेंट फेज़ की। सो इश्यूज जिनको कंसिडर किया जाता है इस फेज़ के अंदर वो ये हैं कि इज़ द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम जो है वो क्या वेल स्ट्रक्चर्ड है या स्ट्रक्चर्ड है, और क्या अनस्ट्रक्चर्ड है। सो जो एंट्री और फिजिबिलिटी स्टडी है, जो पर्पस होता है इस फेज़ का वो होता है हासिल करना एक कमिटमेंट, ताकि चेंज किया जाए और एवेल्यूट किया जाए कि क्या कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन अवेलेबल हैं एड्रेस करने के लिए जो प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। ये डिफाइन करता है गोल फिजिबिलिटी स्टडी का, और जो की एरियाज है फिजिबिलिटीज़ में, इसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आ जाती हैं। क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल या फिर जो वाटरफॉल मॉडल है, अगर हम इसको देखें, वाटरफॉल मॉडल जो है वो अर्लीस्ट जो है वो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का, और जो कैसेड है फेसिस का आउटपुट जो है एक का जो है वो इनपुट होता है दूसरे के लिए। ये डिफाइन करता है नेचर जो है वाटरफॉल मॉडल के, जो सिक्वेंशियल नेचर होती है, सीक्वेंस चल रहा है ना, कि जो आउटपुट है एक का वो इनपुट है दूसरे का। एक सीक्वेंस बन गया ये। और सिस्टम डिज़ाइन की हम बात करें, इसमें शामिल होता है डिज़ायर्ड फीचर्स और ऑपरेशन जो डिटेल में, जिसमें शामिल है स्क्रीन लेआउट्स, बिजनेस रूल, प्रोसेस डायग्राम और दूसरे डॉक्यूमेंटेशन, और ये एक्सप्लेन करता है कि क्या शामिल है सिस्टम डिज़ाइन में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एंड जॉब डिज़ाइन। चेंज आना स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट में नेसेसिटेट करता है, ज़रूरी बनाता है जो चेंज आता है इन पार्ट्स के अंदर, इनके अंदर जो फॉल नीचे आपको बताए जा रहे हैं पार्ट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन के जो कि अफेक्ट हो रहे हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है, ये एरियाज जो है इनमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ जाता है, और जॉब डिस्क्रिप्शन आता है न्यू या फिर जो चेंज होता है एग्जिस्टिंग वन के अंदर उसके लिए। उसके बाद है एलिसिटेशन ऑफ डिटेल रिक्वायरमेंट। डिज़ाइनर को लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हाट इंफॉर्मेशन एंड एआई मस्ट प्रोवाइड, आईएस मस्ट प्रोवाइड, यानी कि क्या इंफॉर्मेशन एक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको लाजमी तौर पर प्रोवाइड करना चाहिए, और डेटा जो कि लाजमी तौर पर कैप्चर होता है कि प्रोड्यूस कर सके इस इंफॉर्मेशन को। सिस्टम डिज़ाइन जो है वो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है नैरेटिव फॉर्म में, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं डायग्रामेटिक व्यू की उनको अंडरस्टेट नहीं किया जा सकता। ये डिस्कस करता है डिफरेंट वेज प्रेजेंट करने के लिए सिस्टम डिज़ाइन, और ये हेल्प करता है हमें एक स्नैपशॉट जो है वो देने में इंटायर पूरे के पूरे सिस्टम के लुक लाइक का। बहुत से डायग्रामेटिक टूल को यूज़ किया जा सकता है जबकि डिज़ाइन करने के लिए सिस्टम, और ये एम्फेसाइज करता है यूजफुलनेस विजुअल रिप्रेजेंटेशन की। उसके बाद है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD। जो दूसरा डायग्रामेटिकल टूल यूज़ किया जाता है सिस्टम डिज़ाइन में वो ERD है, और ये जो है ERD शो करता है, इंडिकेट करता है सिंपल रिलेशनशिप। जो डिज़ाइन होता है इंफॉर्मेशन फ्लो का, ये जो है क्या है एक मेजर स्टेप होता है कंसेप्चुअल डिज़ाइन में, और जो एस्पेक्ट हैं कवर्ड होने चाहिए वो आपको बताए जा रहे हैं। पहला है फ्लो होना है डेटा का और इन्फॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट का। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग ऑफ फ्लो होना। इसके अलावा ये कि जो एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेलिटी होती है इन फ्लो के अंदर, इनपुट फॉर्म्स और जो रिपोर्ट फॉर्मेट्स हैं। उसके बाद है फिर डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस। जो डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस है इसमें शामिल है डिटरमाइन करना स्कोप और जो स्ट्रक्चर है, और ये इंट्रोड्यूस करता है 2 की एस्पेक्ट जो है वो डेटाबेस डिज़ाइन के। और ये एस्पेक्ट जो है इसके अंदर स्कोप आ जाता है, अब चाहे वो लोकल है या ग्लोबल है, और स्ट्रक्चर आता है कि कैसे डेटा जो है वो स्टोर होता है। जो डिज़ाइन ऑफ द यूज़र इंटरफेस है, इस फेस में क्या होता है कि डिटरमाइन किया जाता है वेज के इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट करेगा यूज़र्स के साथ, और डिफाइन करता है पर्पस इस फेस के। और एलिमेंट जो शामिल हैं उसमें सोर्स डॉक्यूमेंट आ जाते हैं,
हार्ड कॉपी आउटपुट रिपोर्ट है, स्क्रीन लेआउट से इंक्वायरी स्क्रीन है, इंटरोगेशन लैंग्वेजेस फॉर द डेटाबेस है। नाउ द फिजिकल डिज़ाइन। सो लॉजिकल डिज़ाइन जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है फिज़िकल डिज़ाइन तक इस फेज़ के अंदर, और ये एक्सप्लेन करता है ट्रांजिशन लॉजिकल से लेकर फिज़िकल डिज़ाइन तक। और फिज़िकल डिज़ाइन में शामिल होता है ब्रेकअप करना लॉजिकल डिज़ाइन को यूनिट्स के अंदर, और फिर वो जो है क्या जाते हैं उनको किया जा सकता है कंपोज फर्दर इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स में, जैसे कि प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स, और ये डिस्क्राइब करता है प्रोसेस फिज़िकल डिज़ाइन के। उसके बाद आया था फिर प्रोग्राम डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट फेज इसमें शामिल होता है कन्वर्ट करना डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम के अंदर। और ये एक्सप्लेन करता है टास्क जो है प्रोग्राम डेवलपमेंट का। और जब एनालिसिस और डिज़ाइन जो कंप्लीट हो जाता है सॉफ्टवेयर या तो डेवलप होता है नीड्स के मुताबिक, या फिर जो मोस्ट सूटेबल जो है वो परचेज होता है, और ये डिस्क्राइब करता है ऑप्शंस हासिल करने के लिए सॉफ्टवेयर। उसके बाद है प्रोसीजर डेवलपमेंट। इस फेज़ के अंदर कुछ जो डॉक्यूमेंट हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि टेक्निकल मैनुअल और यूज़र मैनुअल। अब आ जाता है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल जो होता है एक मेथड होता है सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट का, जहाँ पर मॉडल जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है और टेस्ट किया जाता है इंक्रीमेंटली, जब तक प्रोडक्ट जो है वो फिनिश नहीं हो जाती। और ये डिफ़ाइन करता है इंक्रीमेंटल मॉडल को। और इसमें जो है वो शामिल हैं दोनों डेवलपमेंट और मेंटेनेंस भी, और ये एम्फसाइज करता है कि मेंटेनेंस इंटीग्रल पार्ट है मॉडल की। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इंक्रीमेंटल मॉडल की, इनको अगर हम देखें सो सिस्टम जो है वो क्या होता है, सिस्टम डेवलपमेंट वो ब्रोकन होता है बहुत से छोटे जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, और पार्शियल सिस्टम्स जो है वो बिल्ड होते हैं सिक्वेंशली तौर पर, और हाईएस्ट प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट जो है उनको टैकल किया जाता है पहले, और रिक्वायरमेंट जो है वो फ्रोज़न हो जाती हैं जब एक इंक्रीमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो अब है इंक्रीमेंटल मॉडल इवैल्यूएशन बेनिफिट्स। सो इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको हम देखें तो उसके अंदर आ जाता है कि जो अर्ली डिलीवरी होती है वर्किंग फंक्शनैलिटी की, वो है इसका बेनिफिट। और इसके अलावा ये कि ईज़ियर होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ईज़ी हो जाता है। इसके अलावा रिड्यूस हो जाता है रिस्क जो है वो, रिस्क ऑफ चेंज आना जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके अलावा ये कि क्लाइंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, और इंक्रीमेंटल रिस्क मैनेजमेंट है, और स्मॉलर स्कोप होता है जो चेंज आता है यूज़र रिक्वायरमेंट में। अब है आइटरेटिव मॉडल्स। आइटरेटिव मॉडल एक अप्रोच है डेवलप करने के लिए सिस्टम जो कि बेस करता है प्रोड्यूस करने के ऊपर डिलीवरेबल्स फ्रिक्वेंटली या रेपिटिवली, और ये एक्सप्लेन करता है फंडामेंटल आइडिया जो है आइटरेटिव मॉडल्स का। उसके बाद है स्पायरल मॉडल्स। स्पायरल मॉडल जो है एक आइटरेटिव अप्रोच होती है सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। स्पायरल लाइफ साइकिल मॉडल कॉम्बिनेशन होता है क्लासिक वाटरफॉल मॉडल और जो एस्पेक्ट होते हैं रिस्क एनालिसिस के। प्रोटोटाइपिंग की बात करते हैं। प्रोटोटाइपिंग जो है वो प्रोसेस होता है क्विकली तौर पर एक साथ करना एक वर्किंग मॉडल को, ताकि टेस्ट किया जाए बहुत से एस्पेक्ट डिज़ाइन के, ताकि गैदर किया जाए अर्ली यूज़र फीडबैक। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस जो है वो आ जाता है। सिस्टम एनालिसिस को जो है वो डिफाइन किया जा सकता है सिंपली तौर पर कि स्टडी करना बिजनेस प्रॉब्लम डोमेन, ताकि रिकमेंड किया जाए इंप्रूवमेंट्स और स्पेसिफाई किया जाए बिजनेस रिक्वायरमेंट सोल्यूशन के लिए। और ये जो कॉन्शियसली कॉन्साइसली तौर पर डिफाइन करता है सिस्टम एनालिसिस। और उसके बाद आता है कंप्यूटराइज वर्सेस मैनुअल एनवायरनमेंट। सो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स जो होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है और डेवलप होते हैं वो दोनों टाइप ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। जो सिस्टम एनालिसिस है उसको किया जाता है दोनों सिस्टम के सिचुएशन के अंदर कवर कर रहा है, जो कि बिजनेस प्रोसेसेस और जो फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। उसके बाद है फिर सिस्टम एनालिस्ट। सो ये जो है नॉलेज वर्कर्स होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के, और जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है ब्रिज करते हुए, एक ब्रिज यानी कि जो एक गैप था उसको पूरा करते हुए जो कम्युनिकेशन गैप है वो, और जो कि होता है किस किन के दरमियान, जो नॉन टेक्निकल सिस्टम यूज़र हैं जो कि टेक्निकली तौर पे नहीं जानते, और जो सिस्टम डिज़ाइनर और डेवलपर है, इनके दरमियान इनके एक ब्रिज का काम करता है।
सो व्हाई डू वी नीड सिस्टम एनालिस्ट? सिस्टम एनालिस्ट की ज़रूरत क्यों है? सिस्टम एनालिस्ट जो वर्क करता है एज अ लिंक के तौर पर बिजनेस पीपल के दरमियान और जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं इन दोनों के दरमियान। बिजनेस पीपल को डिफाइन किया जाता, बिजनेस पीपल जो है वो डिफाइन करते हैं बिजनेस को कि वो हो कंप्यूटराइज, जैसे कि इस्टेब्लिश होना स्कोप ऑफ कंप्यूटराइजेशन। और जबकि ये होता है कि वो फुली अंडरस्टैंड ना करें कैपेबिलिटीज़ और जो लिमिटेशन होती है मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।